खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। सुभाष चंद्र बोस का देश की आजादी के लिए मिशन जारी था। जर्मन सरकार ने आजाद भारत केंद्र की स्थापना कर दी थी। जर्मन सरकार की मदद से आकाशवाणी केंद्र हिंदुस्तान की आजादी की अलख जगाने लगा था। आजाद हिंद पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू हो गया था। युद्ध बंदियों के बीच जाकर सुभाष आजाद हिंद के फौजियों की तलाश कर रहे थे। बंदियों के बीच कहीं स्वागत तो कहीं गुस्से का सामना करने के बाद सुभाष हम वतन की आग बंदियों में जगाने में कामयाब हो रहे थे। अब आगे। एमिली, इस महायुद्ध की आग से ही मुझे हिंदुस्तान की चमकदार आजादी का सूरज उदय करना है। सच कहते हैं, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, आपकी सोच साकार हो। हिंदुस्तान की आजादी के विषय में जर्मनी, इटली अपनी नीति साफ करें। मैं महीनों से रोम और बर्लिन में यह बात चीख चीख कर कह रहा हूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो, एडम बोल रहा हूँ। मित्र, बधाई हो। पूर्वी एशिया की हिंदुस्तानी जनता ने जापान सरकार से तुम्हें जल्द से जल्द वहां रवाना करने का आग्रह किया है। शुभकामना तो शुभ होती है, लेकिन बिना परिणाम वो बेमतलब होती है। देखो सुभाष, बहुत कुछ बदल रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आशा से भरा है। जिस दिन ट्रॉय से बात हुई उसी दिन केपलर का संदेश आया। सुभाष से जापान के राजदूत ओशिमा मिलना चाह रहे थे। मुलाकात से ऐसा कुछ निकलने की उम्मीद बंधी थी जिसमें सुभाष का आजादी का मिशन आगे बढ़ने वाला था। अगले दिन सुभाष की जापानी दूतावास में ओशिमा से मुलाकात हुई। मुलाकात के समय कर्नल यामामोटो ओशिमा के साथ थे। सुभाष, यह हमारे फौजी एडर चीफ कर्नल यामामोटो हैं। नमस्ते। नेताजी, आपका स्वागत है। बात होती रहेगी, चलिए कॉफी लीजिए। सुभाष, टोक्यो के नाकामुरमा में एक और बॉस रहते हैं। जी, उनका नाम रास बिहारी बोस है। सही कहा आपने, वो रास बिहारी ही हैं। क्या आपके रिश्ते में? जी, क्रांतिकारियों का रिश्ता हर रिश्ते से बड़ा होता है। चर्चा के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर की जापान यात्रा, प्रथम विश्व युद्ध के समय जापान में राजा महेंद्र प्रताप और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों की तमाम बातें हुई, लेकिन अभी तक मूल बात नहीं हुई थी। सुभाष बाबू, जापान के कोबे और नागासाकी, मलेशिया में ईफोन और पनाग, सिंगापुर और बैंकॉक तक भारत स्वतंत्र संघ के कार्यालय खुल रहे हैं। पूर्वी एशिया के भारतीयों में आजाद हिंदुस्तान की भावना मजबूत होती जा रही है। मान लीजिए मिस्टर बोस, कल जर्मन सरकार ने रास बिहारी को बुलाया, तो आप उनके नेतृत्व में काम करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। राज बाबू तो पुराने और साहसी क्रांतिकारी हैं, सीनियर हैं, उनका अधिकार भी बनता है। और मान लीजिए जापान सरकार ने राज बाबू को इधर ना भेजकर उधर ही बुला लिया तो? सुभाष, सच कहूं तो मुझे तुमसे यही बात तो पूछनी थी। वैसे राज बाबू जैसे अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिलेगा तो मैं खुद का सौभाग्य समझूंगा। आठ दिसंबर 1941, मलाया में अलोर स्टार रेलवे स्टेशन। ब्रिटिश पलटन कमांड के ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। लेफ्टिनेंट कर्नल फिट्जपैट्रिक को सूचना मिली कि जापानी फौज थाईलैंड में घुसने वाली है। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट कर्नल फिट्जपैट्रिक को सूचना पर भरोसा नहीं हो रहा था। मेजर मोहन सिंह, इन जापानियों की ये हिम्मत! हम जापानियों को मक्खी की तरह मार देंगे।
हमें तो मरना है, सिर्फ सलामी और गुलामी की खातिर। इन अंग्रेजों को हर दिन अपनी सल्तनत में एक हीरा जड़ना है। हमें तो न पदोन्नति मिलती है न सम्मान का हक, लेकिन सब कुछ सहना पड़ता है इस पापी पेट के लिए। रेलवे स्टेशन शमशान बन गया है। रेल की पटरियां उखड़ गई हैं। जापानी विमानों ने जमकर बमबारी की है। जिन्ना, पेनांग, सिंगापुर, शिंगोरा और माल्या के चुनिंदा बंदरगाहों पर हवाई हमले हो रहे हैं। जापानी फौजों ने प्रशांत महासागर के फिलीपाइंस, सियाम, हांगकांग कई द्वीपों पर एक साथ हमला किया है। ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। क्या पर्ल हार्बर पर हमला? ये तो पूर्वी एशिया में तैनात ब्रिटिश फौज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आसमान पर हमारे विमान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलो, हमें जंगल से आगे बढ़ना है। लेफ्टिनेंट कर्नल फिट्जपैट्रिक हमले में घायल हो गया था। मोहन सिंह ने जैसे तैसे लेफ्टिनेंट कर्नल फिट्जपैट्रिक को झाड़ियों में छुपाया, लेकिन चारों ओर जापानी सैनिकों को आते देख लेफ्टिनेंट कर्नल फिट्जपैट्रिक ने मोहन सिंह को बंदूक थमाकर ऑर्डर दिया कि वे उसे गोली मार दें, लेकिन मोहन सिंह ने जैसे तैसे फिट्जपैट्रिक को बचा लिया था। कैसे? कहां हैं हम? मोहन सिंह, कहां हैं हम? कोटाबारू के तट के नजदीक हैं। सागर के बल पर हमने आधी दुनिया पर शासन किया। सागर ने हमारे साथ कभी विश्वासघात नहीं किया था। चलो, हमें जापानी विमानों की नजर से बचते हुए आगे बढ़ना है। चलो। गोरों को पूरब से मार भगाओ, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी जनता के लिए। कौन ने फेंके हैं ये पर्चे? अकरम, अकरम देखो, एक भी ब्रिटिश विमान दिख रहा है हमें बचाने के लिए? मौत से बचने के लिए कब तक भागते रहेंगे हम? क्या कर सकते हैं मेजर? सीनियर अफसर तो हेडक्वार्टर में बैठे हैं। लड़ मर कौन रहा है? हम। जीत की खबर मिलते ही सीना फुलाकर आगे आ जाएंगे। और हार गए तो अकरम? मुझे नहीं लगता कि हम इन अंग्रेजों के लिए आगे लड़ पाएंगे। तो क्या करेंगे मेजर? क्या बगावत करेंगे? मैं जा रहा हूं। मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, एक और बलि नहीं देनी। तुम यहीं रुको, मुझे जाने दो। पेड़ से बांधो से, दुश्मन का आदमी है। कौन हो? इंडो, इंडो, गांधी के देश का। इंडो गांधी के देश का है। वेलकम, तुम हमारा साथी है। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए पूर्व एशिया में एक ठिकाना बना है जो हिंदुस्तान मुक्ति सेना का गठन कर रहा है। फुजीवारा सैन्य अफसर ये काम कर रहा है। तुम भी अपने देश के लिए साथ आ सकते हो। मोहन सिंह की फुजियारा से मुलाकात तय हुई। फुजियारा सशस्त्र सैनिकों के साथ आया। मोहन सिंह के हाथ में स्टेनगन थी। फुजियारा के आने के कुछ देर बाद एक युवा सरदार वहां पहुंचे। मोहन सिंह, ये ज्ञानी प्रीतम सिंह हैं। क्या करते हैं? थाईलैंड के बैंकॉक में रहते हैं। पूर्वी एशिया के कई शहरों में हिंदुस्तान स्वतंत्र संघ के कार्यालय बनाए हैं। मोहन सिंह, आपका और हमारा एक ही दुश्मन है। आपके हिंदुस्तान के बारे में कितना सुना है, कितना पढ़ा है। आपका देश हमारे बुद्ध की जन्मभूमि है। एक समय था जब पूरा एशिया ही नहीं, विश्व में आपकी संस्कृति का प्रकाश फैलता था। आओ, हम एक हो जाएं। मेजर साहब, आप ही बगावत करें। आप अपने नेतृत्व में फौज क्यों नहीं खड़ी करते? यह काम मुझसे नहीं होने वाला है। पूर्वी एशिया के लोगों की आजादी की आकांक्षा केवल एक ही व्यक्ति पूरी कर सकते हैं, जो अंग्रेजों की हर निगरानी को धता बताते हुए जर्मनी जा पहुंचे हैं। कहीं आप सुभाष चंद्र बोस की बात तो नहीं कर रहे? उनकी तो हम भी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
हमारे राजदूत कई महीनों से हिटलर से यह आग्रह कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस को जापान भेज दिया जाए। ब्रिटिश और जापान के लिए सिंगापुर अहम हो गया था। जापान ने भयंकर प्रहार किया। गोरे सैनिक तट पर खड़ी नौकाओं से भाग निकलने का प्रयत्न करने लगे। अमेरिका से मदद की उम्मीद ब्रिटिशों की पूरी नहीं हुई, जिसने सिंगापुर में अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। ब्रिटिशों का अजेय सिंगापुर हाथ से निकल गया था। हिंदुस्तानी युद्धबंदियों को ब्रिटिश फौजियों से अलग रखा गया था, जिन्हें सिंगापुर के रेस कोर्स लाया गया। समझ नहीं आ रहा है, युद्धबंदी रहना है तो छावनी से यहाँ क्यों लाया गया? ये कौन आ रहा है? मेजर मोहन सिंह जापानी अफसरों के साथ आ रहा है। हमारे दुश्मनों से मिल गया है। थू! खानदान की नाक कटा दी मरदूत ने, नमक में धूल डाल दी कमबख्त ने। हिंदुस्तानी सिपाहियों, ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से आज आप सबको मैं जापान सरकार के हवाले करता हूं। आज तक आपने जिस तरह हमारा हुक्म माना है, वैसे ही अब आप जापान सरकार का हुक्म मानेंगे। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, आपको क्या लगता है कि जापान ने आपको युद्धबंदी के रूप में अपना हिस्सा बनाया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको भाई के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। आप आजाद हैं, आप एशियाई हमारे दोस्त हैं। अब से आप मेजर मोहन सिंह के साथ काम करेंगे। आज से आपके जीवन मरण के सारे अधिकार ऑफिसर मोहन सिंह के हवाले कर रहा हूं। साथियों, अब हम अपने देश की माटी की आजादी के लिए लड़ेंगे। इन अंग्रेजों से आजादी पाना ही हमारा लक्ष्य है। सभा समाप्त होने के बाद मेजर और उससे सीनियर पदों वाले अफसरों को चर्चा के लिए मंच पर बुलाया गया। वहां जो हो रहा था वो फौजी शाहनवाज को अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं गुरुबख्श सिंह देशभक्ति की भावना से भरे हुए थे। शानो, तुझे क्या लगता है रे? किस बारे में? मोहन सिंह के बारे में या आईएनए के बारे में? दोनों के बारे में। अरे ये कैसी आजाद हिंद फौज है? यहां तो जापानियों के हाथों की डोरी के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली है ये। जापानियों के लिए हमें अपने देश के ही लोगों पर हमला करना है। अरे शानू, जरा बदले हुए हालातों पर विचार कर। मोहन सिंह अपनी ही यूनिट का है। हम उसे 10 सालों से जानते हैं। वो बेहद अच्छा इंसान है। लेकिन वो असाधारण नहीं है। शाहनवाज, बहुत बार परिस्थिति ही किसी को बड़ा बनाकर बड़ा काम करवाती है। कविराज, आपकी कवि कल्पना पर वाह वाह करने पर मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मोहन सिंह 45,000 फौजियों का हेड है। हमारे बीच कितने ही मतभेद क्यों ना हो, लेकिन आजाद हिंद फौज बनना चाहिए। किस लिए? मान लो आजादी नहीं मिली, फिर भी युद्धबंदियों की जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। आजाद हिंद फौज में रहकर फौजी की जिंदगी तो मिलेगी। फॉरेर पार्क में जमा युद्धबंदी आजादी की ताजी हवा में खुली सांस लेकर छावनियों में लौटने लगे थे। मोहन सिंह बड़ी जिम्मेदारी मिलने और निभाने को लेकर फुजियारा से अपने मन की बात रख रहा था। आपने मुझे जबरन तो घोड़े पर नहीं चढ़ा दिया है। मैं एक कच्चा अनुभवहीन नौजवान हूं। क्या आपको लगता है कि मैं हजारों सैनिकों का भार उठा पाऊंगा? मेजर, जो लोग दुनिया में नामचीन हैं, क्या वो कीर्ति लेकर पैदा होते हैं? मुझे विश्वास है आप ही के हाथों नया इतिहास रचा जाएगा। मेरी 4 पीढ़ियों ने अंग्रेजों का नमक खाया है। मैं तो जापानियों से 4 हाथ दूर रहने का निश्चय कर चुका हूं। पर हमें यह तय करना है कि हमें क्या करना है। जो जापानी हमें नमक से गद्दारी सिखा रहे हैं, क्यों ना बंदूकों का मुंह उल्टा उन्हीं की तरफ कर दें। देखते हैं जापानियों के सहारे आजाद हिंद फौज की कठपुतलियां कैसे खड़ी हो सकती हैं। 15 फरवरी 1942 को जब सिंगापुर में ब्रिटिशों की हार हुई,
उस रात सुभाष चंद्र बोस रात भर जागते रहे, अपनी खुशी एमिली के सामने बयां की, देशवासियों से अपने मन की बात आजाद हिंद रेडियो के जरिए कही। सुभाष को यह खबर हैरान कर रही थी कि ब्रिटिश संसद क्रिप्स के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को हिंदुस्तान भेज रहा है। ब्रिटिश संसद की यह चाल है। सिंगापुर में पराजित होने के बाद चतुरता भरा फैसला हो सकता है। जापानी फौजें रंगून की ओर चल पड़ी हैं, इसीलिए अंग्रेज ये चाल चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उनका इरादा हिंदुस्तान को आजाद करने का हो। ऐसा होता तो उन्हें दिल्ली तक आने की जरूरत नहीं थी। ब्रिटिश संसद में निर्णय हो सकता था। क्रिप्स कमीशन का मतलब और कुछ नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान की भोली जनता और उनके नेताओं को धोखा देना है। तो आपका कहना है कि बातचीत से कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। चर्चिल जैसा व्यक्ति हिंदुस्तान को गुलामी के अलावा क्या दे सकता है। अब मैं अपनी राय आजाद हिंद रेडियो पर रखूंगा। पाश्चात्य देशों में अपनी छवि बनाए रखने के लिए मेरे मित्र जवाहरलाल ऐन वक्त पर समझौता वार्ता के प्रस्ताव पर सहमति जताएंगे। गांधी जी का अहिंसावादी कोमल मन ब्रिटिशों की नाराजगी मोल लेना पाप समझेगा। साइमन कमीशन की तरह ही क्रिप्स को भी वापस जाओ कहना आवश्यक है। क्रिप्स को किसी भी दरवाजे पर खड़े न होने दिया जाए। 25 मार्च 1942 को देर रात का वक्त था। बीबीसी पर न्यूज सुनकर वो दंग रह गए, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के निधन की खबर आ रही थी। एमिली भी हड़बड़ा कर उठ गई। क्या हुआ, बताइए ना, ये कैसी खबर है? मेरे निधन की खबर बीबीसी से प्रसारित की गई है। जाने भी दीजिए, दुश्मनों के पास इस तरह का समाचार देने के अलावा कुछ नहीं बचा है। मुझे केवल एक बात का डर है। किस बात का? ये समाचार सुनकर माँ का क्या हाल होगा। इस उम्र में ये कैसे सुन पाएंगी? उन्हें तो कोई संभालने वाला भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ब्रिटिशों ने यह समाचार क्यों प्रसारित कराया? मुझे लगता है वो इस तरह का समाचार देकर आपके ठिकाने का पता लगाना चाहते हैं। उस रात को याद करके आज भी परेशान हो जाता हूं, जब मैं मां के चरण छुए बगैर चला आया था। मैं आया ही क्यों? मेरी मां को कैसा लगा होगा? कितना रोई होगी मेरी मां, मां काली के सामने मेरे लिए कितना रोई होगी। सुभाष के निधन की खबर सुनकर सोफियन स्ट्रासे आ गए थे। डीएनबी प्रसारण केंद्र और जापान की डोमेई समाचार एजेंसी से संपर्क किया गया। सुबह सुभाष के सकुशल होने का समाचार प्रसारित कराया गया, लेकिन इससे पहले ही सुभाष के निधन की खबर पर महात्मा गांधी ने सुभाष की मां को शोक संदेश भेज दिया था। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी नेता सुभाष चंद्र बोस सकुशल जर्मनी में हैं और इस समय वे देश की आजादी के लिए एक सेना बना रहे हैं। दुश्मनों ने उनके निधन का झूठा समाचार प्रसारित कराया है। हिंदुस्तान सुभाष के निधन पर विश्वास न करे। सही समय पर बोस अपनी फौज के साथ हिंदुस्तान की आजादी के लिए हिंदुस्तान में प्रवेश करेंगे। ये जानकारी बोस के साथियों ने दी है। मेरे हिंदुस्तान वासियों, आज दुश्मनों ने रेडियो पर मेरे निधन का समाचार प्रसारित करके मेरे प्रति अपनी सद्भावना का परिचय दिया है। फूट डालो और पीटो की रणनीति पर अब अंग्रेज मेरे देश को गुलाम नहीं रख पाएंगे। पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने अपने सगे भाई के समान आयरलैंड के टुकड़े कर दिए थे।
पैलेस्टाइन के साथ भी दुष्टता की थी। ये हमारे साथ क्या न्याय करेंगे? एक को अपने साथ लेना, दूसरे को अलग करना, ये इनकी नीति है। क्रिप्स साहब आ रहे हैं, पूछेंगे मुस्लिम लीग को क्या पसंद है, इस जाति वाले को क्या चाहिए, उस धर्म वाले को क्या चाहिए। आपकी राय जानने की पूरी नौटंकी करेंगे। बाद में कहेंगे हिंदुस्तानी एक मत नहीं है। हमारे सामने औपनिवेशिक स्वराज का झुंझुना बजाकर हमें चुप करवा देंगे। उनके मन में हमारी मातृभूमि के विभाजन का विचार है। अंग्रेज ये सिद्ध करेंगे कि हम में एकता नहीं है। हमें उन्हें ये बताना होगा कि जिस समय इंग्लैंड का जन्म भी नहीं हुआ था, हमारे देश का इतिहास एकता के सूत्र में बंधे रहने वाला है। अंग्रेजों से कहना अपने राष्ट्रकुल और अपनी रानी की शान दिखाने के लिए हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करके उसे राष्ट्रकुल में घेरने की धूर्तता भरा दांव न खेलें। हमारी पावन भूमि में नागफनी उगाने की कोशिश न करें। उस रोज जापान में जमकर बारिश हो रही थी। बादलों से घिरा होने के कारण टोक्यो शहर दिन में अंधेरे में डूबा हुआ था। पेनांग, बैंकॉक और सिंगापुर से हिंदुस्तानी स्वातंत्र्य संघ के कई नुमाइंदे टोक्यो आ गए थे। मौसम की बदली तस्वीर से बाकी प्रतिनिधियों के आने की खबर लेने के लिए एयरपोर्ट फोन किए जा रहे थे। हेलो हेलो, एयरपोर्ट पर कोई विमान आया है? जी नहीं, आज कोई भी विमान नहीं उतरा है। मोहन सिंह जी, आप किसकी राह देख रहे हैं और परेशान हैं? राघवन, हमारे 3 बेहद अहम साथी ज्ञानी प्रीतम सिंह, कैप्टन अकरम खान और ओटापुरी उसी विमान में हैं। बैठक में उनका शामिल होना जरूरी है। मोहन सिंह जी, बुरी खबर आ रही है। अकरम खान और प्रीतम सिंह को लेकर आ रहा विमान चक्रवाती तूफान में खत्म हो गया, जिसमें आजाद हिंद को मजबूत करने वाले जाबाज साथी प्रीतम सिंह, कैप्टन अकरम खान और ज्ञानी सिंह शहीद हो गए। परिषद की बैठक तो होगी, लेकिन अपने साथियों के जाने के गम में डूबी रहेगी। ना जाने कितने साथियों को बलिदान देना होगा, लेकिन मोहन सिंह, परिषद द्वारा पारित नेताजी को बुलाने का प्रस्ताव जोश भरने वाला है। मोहन सिंह, तुम क्रांतिकारी सेना के जनरल हो। सिंगापुर में माउंट प्लेजेंट का बंगला अब तुम्हारा पता होगा। रास बिहारी जी, मुझे खुशी है कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप न होगा। आजाद हिंद फौज के लिए जापान मदद करे, सम्मान और बराबरी का हक और हिंदुस्तानी जान माल का नुकसान ना हो, ये प्रस्ताव परिषद में पारित हुए हैं। मेरी बात परिषद ने स्वीकार की है। सुभाष बाबू को पूर्वी एशिया में ले जाने वाला प्रस्ताव भी उत्साह से भरने वाला है। टोक्यो के बाद परिषद की बैठक बैंकॉक में हुई। उस बैठक में मोहन सिंह ने अपनी बात रखी। मोहन सिंह दिन रात मेहनत कर रहे थे। जापानी सैनिक कम थे, लेकिन ब्रिटिश सैनिक नगर छोड़कर भाग रहे थे। मोहन सिंह हिंदुस्तानी जनता के जान माल की रक्षा के लिए जी जान से जुटे थे। सहगल, मैं बहुत खुश हूं। जापान सरकार ने हमें पूरे 45 लाख युद्धबंदी सौंपे हैं। आजादी की मेरी उम्मीद तो आसमान छू रही है। मोहन सिंह, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारा इरादा क्या है। पहले सैनिकों की संख्या बढ़ाऊंगा, कम से कम फौजियों के 3 डिवीजन बनाऊंगा। पूर्वी सीमा से मातृभूमि की रक्षा के लिए कूच करूंगा। अंग्रेजों से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हूं मैं।
प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा।